हाँ भाई, तो मेरे एसएससी के योद्धाओं, आज का शुभ दिन है 8 अक्टूबर और मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ शिफ्ट 2 के जीके के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन। तो लोग जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बढ़ा लें अपना ज्ञान और बढ़ा लें अपने नंबर। बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट करे हुए पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। देवियों और सज्जनों, प्रेरणा श्रीमाली वॉन संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन विच ईयर। मतलब प्रेरणा श्रीमाली जी ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किस वर्ष में जीता था। तो ये आपके सामने प्रेरणा श्रीमाली जी की उत्तम तस्वीर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि आपका जीवन भी थोड़ा बहुत रंगीन रहे। वैसे ही आप लोग बहुत टेंशन में हैं। 2009 में प्रेरणा श्रीमाली जी को ये अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकेडमी का। और अगर कोई आपसे पूछ ले प्रेरणा श्रीमाली जी किस घराने से बिलोंग करती हैं, तो ये जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं। वैसे तो इस फोटो में मुद्राएं देख के आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी जो लोग कला संस्कृति से दूर हैं उन्हें बता दूं कि ये कथक की नृत्यांगना हैं, जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं। 2009 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। दोस्तों, इससे पहले वीडियो पे आगे चलें, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं वो शिफ्ट 3 की वीडियो के साथ हम लोग कवर कर देंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर। मतलब जब बेकिंग सोडा में अपना विनेगर मिलाया जाता है, विनेगर मतलब सिरका जो कि है वीक फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो एकदम बुलबुले छूटेंगे जैसे ही आप लोग डालेंगे और क्या निकलेगी, CO2 गैस। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स यू सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत ही अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। त्रिकोणीय संघर्ष इनमें से किस राजवंश से संबंधित है। तो जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है कि प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के जो अद्वितीय राजा थे वो केवल एक ही जगह के लिए अपना जीवन लड़ते लड़ते खपा देना चाहते थे। उसको जीत लिया तो उनके लिए था स्वर्ग जीत लिया। वो जगह है कौन सी, कन्नौज। ये कब हुआ था स्ट्रगल, 1785 से लेके 1816 के लगभग। जितने भी राजा इनकी डायनेस्टी में हुए हैं, तीनों राजवंश के, वो तीनों कन्नौज के ऊपर शासन स्थापित करना चाहते थे। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है जो आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले प्रतिहार राजवंश, प्रतिहार राजवंश को ही गूजर प्रतिहार राजवंश कहा जाता है। इसके फाउंडर अगर कोई पूछ ले तो कौन थे, नागभट्ट। ठीक है। और इनका रूल कहाँ पे था, इन्होंने अवंती, जिसको मालवा रीजन कहते हैं, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, और इनकी राजधानी थी उज्जैन। मालवा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पे आता है। अवंती जो है वो उज्जैन का ही पुराना नाम है, उज्जैनी के पास ये जगह थी। और अगर कोई पाल वंश के बारे में आपसे पूछ ले तो पाल वंश के जो फाउंडर थे वो थे गोपाल भजमन गोपाल। गोपाल प्रथम ने पाल वंश की स्थापना रखी थी और ये था कहाँ पे, बंगाल और बिहार। तो आप सोचिए, बंगाल और बिहार ईस्ट में और बीच में मध्य प्रदेश और वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान, वो दोनों मिलके कन्नौज के ऊपर स्थापना करना चाहते हैं अपने शासन की। ठीक है, पालवंश। उसके बाद आए राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट की स्थापना किसने करी थी, दंती दुर्ग ने। ठीक है, जिनको दंती वर्मन भी कहा जाता है, उन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करी थी। और ये कहाँ पे था, ये दक्कन में था। ठीक है, इन्होंने स्थापना कैसे करी थी, चालुक्य राजवंश के राजा थे कीर्ति वर्मन द्वितीय, उन्हें हराकर दंती दुर्ग ने स्थापना करी थी। राष्ट्रकूट की कैपिटल कौन सी थी, राष्ट्रकूट की कैपिटल थी मान्यखेड़, जिसको मालखेड़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो एक कर्नाटक में, एक वेस्टर्न इंडिया में, एक ईस्टर्न इंडिया में, तीनों मिलके लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। ठीक है, इनके लिए स्पेशल क्या कहा जाता है, दंती दुर्ग के लिए कहा जाता है कि इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल यज्ञ कराया था जिसे कहा जाता था हिरण्य गर्भ। उसको करने के बाद ये माना जाता था कि व्यक्ति जो है क्षत्रिय गर्भ से जन्म लिया है। हिरण्य का मतलब होता है सोना और गर्भ का मतलब होता है गर्भ मतलब गर्भ। ठीक है, तो उसको कराने के बाद माना जाता है कि वो क्षत्रिय कुल से जन्मे हैं। ये सारी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको गूगल ना चलाना पड़े इसलिए मैं चला के आया हूँ। आपको चलाने हैं केवल अपने हाथ, दबाना है लाइक का बटन और सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन। अन्नपूर्णा देवी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
एज इट इज़ रिपीट किया गया है। एसएससी सीजीएल वाले जो अभी शिफ्ट हुई थी हमने अपने चैनल पे कवर कराई हैं उनसे। और तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? अन्नपूर्णा देवी ये रिलेटेड है सुरबहार इंस्ट्रूमेंट से। और ये किनकी पत्नी है? ये रविशंकर जी की जो फेमस सितार वादक हैं उनकी पत्नी है। सुरबहार इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अच्छा, आप लोग बोलेंगे हमें तो सुरबहार और सितार में कोई फ़र्क नहीं है नज़र आ रहा। अब आप देखिए, आप लोग संगीत के जानकार नहीं हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सुरबहार है और पंडित रविशंकर जी की पत्नी है। पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न की उपाधि मिली थी। इनकी शुभ पुत्री हैं अनुष्का रविशंकर जी, जिन्होंने फ्रांस की नागरिकता अपना ली है। वॉइस ऑफ द मून करके इनका एक बहुत ही अच्छा वीडियो है फ्यूजन का, आप लोग एक बार देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी के बारे में एक और ख़ास बात है कि 1977 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, सुरबहार पहले भी सीजीएल में पूछा जा चुका है। 1977 पद्म भूषण अन्नपूर्णा देवी। नटराज इज़ रिलेटेड टू विच गॉड? जो भी हिंदू धर्म से हैं उनके लिए तो बहुत ही सिंपल है। ये नीचे जो है वो नटराज की मूर्ति है। ये शिव की तांडव करती हुई मुद्रा की एक, जब प्रलय होता है तो शिव जो है तांडव करते हैं, तो तांडव से जो उनका भयंकर प्रलयकारी रूप है उसमें जो नृत्य होता है वो नटराज का है। अच्छा, ये मूर्ति जो है इंडिया में केवल एक ही जगह पे सबसे फेमस रूप में पाई जाती है, वो है नटराज टेम्पल जो कि चिदम्बरम में है। चिदम्बरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। वहाँ पे ये एज इट इज़ फॉर्म में पाई जाती है। जितने भी लोग नृत्य करते हैं स्टेज पे, हमेशा नृत्य करने से पहले वो नटराज का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इज़ अ लॉ पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो भारतीय संसद ने कब पारित करा था? तो इसे पास किया था वर्ष 2013 में। और इसमें हमको क्या गारंटी दी गई थी कि 75% ऑफ द रूरल, मतलब ग्रामीण जो पॉपुलेशन है उसमें 75% को हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे खाना देंगे। ये जो PDS होता है राशन कार्ड के थ्रू वो, और 50% कवरेज का टारगेट रखा गया था अर्बन एरिया का। 75% रूरल एरिया, 50% अर्बन एरिया। इसमें जो पुअर लोग हैं उनको हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे फूड ग्रेन मिलेंगे। गेहूँ 1 रुपये किलो, चावल 2 रुपये किलो, वो सब जो नाटक होता है PDS का, वो 2013 में एक्ट आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलेंगे। रिटर्न बैक टू वेदास स्लोगन वॉज गिवन बाय हुम? वेदों की तरफ लौटो, ये स्लोगन इनमें से किस महापुरुष ने दिया था? तो वो महापुरुष जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदू धर्म में उस समय प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करते हुए एक मूल रूप से शास्त्रीय धर्म की स्थापना करने की बात करी थी। और उन्होंने कहा था वेद हमारे आधार होने चाहिए, जो ये कुरीतियाँ और जो काले जादू हिंदू धर्म में आ गए हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। 1975 में इन्होंने इसी धारणा को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। और अगर कोई पूछे कि कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, तो इन्होंने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका। ये तीनों बुकें हमें याद रखनी है, SSC बार बार पूछता रहता है तो हमारे भी दिमाग में रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह चलेंगे। रिटायरिंग एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कितने वर्ष में रिटायर हो जाते हैं? अब देखो इसके 2 आंसर हैं। अगर केवल उम्र पूछी है तो 65 वर्ष के होने पे वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई टेन्योर पूछ लेता, मतलब कितने साल मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं, तो 6 वर्ष तक, इनमें से जो भी पहला हो जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट को 6 साल हो जाए या वो 65 वर्ष के हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो तब तक ही सुप्रीम कोर्ट को सर्व कर पाएंगे। और अगर कोई हाई कोर्ट का पूछ लेता तो क्या है, तो 6 साल या फिर 62 वर्ष, ठीक है। 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलेंगे। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? हिंदू महिला पुनर्विवाह कानून जो है वो किस वर्ष में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1856 में। कोई पूछ ले उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और किसके प्रयासों से ये लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ज़्यादा काम किया था, और जो सती प्रथा है उसके अबॉलिशन में राजा राम मोहन रॉय ने ज़्यादा काम किया था, ठीक है। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। इन विच ईयर इंडियन टीम वॉन गोल्ड इन हॉकी?
किस वर्ष में भारतीय टीम ने सर्वप्रथम हॉकी में ओलंपिक गोल्ड जीता था? ठीक है, तो वर्ष था वो स्वर्णिम 1928। जगह का नाम था एम्स्टर्डम, जो कि प्ले हाउस ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928। और टोटल भारत ने अभी तक 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी में, जिसमें 1928 से चालू होकर लगातार 6 साल, मतलब 6 बार तक ओलंपिक हॉकी में इंडिया गोल्ड लेके आई थी। ये ओलंपिक हॉकी ऑफ इंडिया का स्वर्णिम ईयर कहा जाता है, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो हैं उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया था। और वो करिश्मा इस तरीके का था कि जब बर्लिन में ओलंपिक चल रहा था तो हिटलर ने उनकी हॉकी स्टिक को कटवा के देखा था कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है जिससे इनकी हॉकी से बॉल छूटती नहीं है, और फिर इन्हें जर्मनी की नागरिकता का भी प्रस्ताव दिया था। लेकिन भारत माता के सुपुत्र ने उस जर्मनी की नागरिकता का तिरस्कार करते हुए भारत माता को अपने खेल से ही सम्मानित करने का उद्देश्य रखा। ये थे उस समय के लोग, वो थे उस समय के आदर्श। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आर्टिकल 21 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 इनमें से किस से संबंधित है? तो ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले आर्टिकल 21A किस से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21A भारतीय संविधान का गारंटी करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14। मतलब 6 से 14 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको फ्री में एजुकेशन मिलेगी और उसको कंपल्सरीली पढ़ना है। अच्छा, इसका क्या तात्पर्य है? मान लो अंबानी का लड़का कह दे, अभी जो आकाश अंबानी के नया लड़का हुआ है पृथ्वी अंबानी, कि भाई मेरे पिताजी तो बहुत अमीर है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या सरकार उसे ज़बरदस्ती पकड़ के सरकारी स्कूल में डाल देगी? आप देखिए, इसमें तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है। कबड्डी फील्ड की लंबाई पूछी थी, बड़ा ही डिफ़िकल्ट और अजीब सा क्वेश्चन है, आप लोग एग्जैक्ट कमेंट करें, क्योंकि अगर मेल की बात करें तो 2 जगह इसके आंसर मिलते हैं। 13 क्रॉस 10 मीटर, मतलब 12.5 क्रॉस 10, ये 2 बताई गई है लंबाई। फीमेल में जो है वो 12 क्रॉस 8। तो फीमेल पूछी थी या मेल पूछी थी, ये आप लोग ज़रूर बताएं। कबड्डी कोर्ट की लंबाई क्या होती है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत से आपके लिए ये सब क्वेश्चन जुटाते हैं और बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं, उसमें तो आपका खर्चा कुछ नहीं होता है, हमें ज़रूर मोटिवेशन मिल जाता है। हु इज़ द राइटर ऑफ जिंदगी नामा? जिंदगी नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्णा शोभती। ठीक है, फिर आता है, कुछ लोग बता रहे थे कलसुबाई पीक इज पार्ट ऑफ हिमालय और नॉट, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा शिखर जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं था, तो उसमें शायद गुरु शिखर भी आप लोगों को एक ऑप्शन दे रखा था, और हो सकता है ये 2 अलग अलग प्रश्नों मुझे ये बताए गए हैं। तो गुरु शिखर के बारे में अगर था तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला, जो कि चालू होती है हमारी अंडमान सी से, फिर गुजरात में मेजर पार्ट है उसका राजस्थान में, जिसका अंत होता है मजनू के टीला पे, और जो हमारी रायसेना हिल है यानी राष्ट्रपति का भवन, वो भी अरावली हिल पे ही बना हुआ है। अब वो हिल नहीं रही है, बस हल्की सी चढ़ाई रह गई है। और कलसुबाई पीक के बारे में अगर बोला था तो कलसुबाई पीक जो है वो वेस्टर्न घाट में है, इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और ये हाईएस्ट पीक है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ये है, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो ये भी हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सा जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है? तो पहली बात तो ये है कि इग्नियस रॉक बनती कैसे है, अगर आगे पूछ ले तो जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसका जो खौलता हुआ लावा निकलता है वो जब ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? स्कोरिया, प्यूमाइस, टफ, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेनाइट एंड गैब्रो। गैब्रो ऑप्शन में दिया हुआ था, वो आपको चूज़ करना था। ठीक है, मैं सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ ताकि अगर आगे की शिफ्टों में आए तो आप लोगों के क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के भी एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि रॉक्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनती है? जब खोलता हुआ लावा बाहर आके ठंडा हो जाता है तब। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक बनती है धरती के गर्भ में, जब चट्टानों के प्रेशर और गर्मी के कारण फिजिकल चेंजेस आते हैं और केमिकल चेंजेस आते हैं रॉक में, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, जिनके एग्जाम्पल क्या है? जेनेसिस, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, सिस्ट, सोपस्टोन एंड फाइलाइट। ठीक है,
और फिर तीसरी प्रकार का जो हमारे यहाँ स्टोन होता है वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? जब जो हमारे पानी के तेज बहाव से चट्टानें कटती हैं और छोटे छोटे कण जो चट्टानों के लेके नई जगह पे जमा हो जाते हैं, वो जब सॉलिडिफाई होते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शैल। आगे बार जब भी कोई इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। यही फ़ायदा है डिटेल में पढ़ाने का और टेस्ट डिवाइन से पढ़ने का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फुल शॉर्ट फॉर्म दे रखी थी SGHBLP। इसमें L का मतलब क्या है? बड़ा ही अजीब सा सवाल है, लेकिन SSC तो बदतमीज़ी के लिए जाना ही जाता है। एक और बदतमीजी आपके सामने कर दी है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। SHG का तो मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, BLP का होता है बैंक लिंकेज प्रोग्राम। मतलब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग बाग बना लेते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उनको बैंक से लिंक करा जाए ताकि इनके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, न ही इनके मेंबर्स के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो। वो एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो उसमें L का मतलब होता है लिंकेज। ठीक है, जैसे आप लोग हमसे लिंक हो गए हैं। फीमेल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ हाई इन विच नेबरिंग कंट्री? भारत के जो नेबर्स हैं, मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महिला मृत्यु दर, बच्चों को जो मार देते हैं, वो कहाँ पे होता है? तो पाकिस्तान है, मारने के लिए फेमस है, बच्चों को भी मार देता है। ग्रेट बाथ इज़ फाउंड इन विच हड़प्पन साइट? तो ये ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। और 2000 मतलब 2500 BC, मतलब ईसा के जन्म से भी 2500 साल पहले भारत में सभ्यता थी, और उस सभ्यता के में भी नहाने का प्रचलन था। ग्रेट बाथ जो है वो अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के वैसे नहाते नहीं हैं, बदबूदार लोग हैं, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 19, चित्रई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मतलब चित्रई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, और राज्य से ज़्यादा ये एक टेम्पल स्पेसिफिक है। ये मीनाक्षी टेम्पल जो है फेमस है मदुरई में, वहाँ पे मनाया जाता है। इसमें लॉर्ड शिवा जो कि चंद्रशेखर के रूप में है, उनकी जो है मीनाक्षी से विवाह के दोबारा हम लोग बार बार एंजॉय करते हैं उस फेस्टिवल को। उनके विवाह के रूप में चित्रई फेस्टिवल मनाया जाता है। तमिलनाडु का एक पारंपरिक फेस्टिवल है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस इज नोन एज? मतलब जो शेल, जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो एक रॉड लाइक डंडे की जैसी आकृति वाली ऑर्गेनल होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 21, लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब भारत में गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो हमें पता होना चाहिए गन्ने के खेतों में क्या होता है, वो होता है यूपी में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।